तो फाइनली हम लोगों ने जितने भी स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस थे, जैसे कि नेचुरल, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, ये सब हमने कवर कर लिया है। ये सब आपको हमारी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। और आप एक्सेस करो और मस्त उसको पढ़ो, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 8, जिसका टाइटल होगा लॉ वर्सेस मोरालिटी। तो ऑब्वियसली छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा। लॉ और मोरालिटी का इंडिया और वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, इनके बीच में इनहेरेंटली क्या डिफरेंस है, इंटेंशन और मोटिव में क्या डिफरेंस है, हार्ट और फुलर के बीच में डिबेट क्या हुई थी, और उसके बाद फुलर ने प्रिंसिपल्स ऑफ लीगैलिटी इस डिबेट के बाद में हमें क्या दी थी। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो बात करें अगर हम लॉ और मोरालिटी की, तो इंडिया में जो धर्म का कॉन्सेप्ट था, धर्म ही लॉ को भी गवर्न करता था और धर्म ही मोरालिटी को भी गवर्न करता था। अब ये तो टाइम के साथ मीमांसा आई, कमेंट्रीज आई, तो इन्होंने रूल्स को ऑब्लिगेटरी और रिकमेंडरी दो तरीकों में बाइफरगेट कर दिया, डिवाइड कर दिया। ऑब्लिगेटरी वो जो आपको करने ही करने हैं, रिकमेंडरी वो जो आप कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, समाज के लिए अच्छा है। ऑब्लिगेटरी जैसे कि चोरी मत करो, मर्डर मत करो। रिकमेंडरी मतलब कि बड़ों के पैर छू लो, लोगों को सम्मान दो, एक मतलब सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी बनी रहे सब जगह, वैसा वाला। बात करें अगर वर्ल्ड की, तो ग्रीक्स जो थे ये हमेशा से नेचुरल राइट्स में बिलीव करते थे। रोमन्स के भी जो लॉज बने थे वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे ही बने थे। और मिडिल एजेस की अगर हम बात करें, तो अगर आपको थॉमस एक्विनास वगैरह का नाम याद हो, तो जो क्रिश्चियन मॉरल्स थे उन्हीं को लॉ का बेसिस माना जाता था। ये तो टाइम के साथ एनालिटिकल स्कूल आया, और एनालिटिकल स्कूल ने एकदम स्ट्रिक्ट लाइन ही ड्रॉ करी कि आपके लॉज और मॉरल्स ये डिफरेंट हैं, इनको आप सेम मत ट्रीट करिए, आप इनको अलग अलग ट्रीट करिए। जैसे अगर हम बात करें एनालिटिकल स्कूल के बेंथम की, तो इस डायग्राम में आप देखिए, फॉर एग्जांपल अगर ये जो पर्पल वाला सर्कल है ये मोरालिटी है, और ये जो रेड वाला सर्कल है अगर ये लॉ है, तो इसमें बेंथम ने ये बोला कि जो लॉ और मोरालिटी है इनका सेंटर तो सेम हो सकता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, लेकिन इनका सरकमफेरेंस कभी भी सेम नहीं हो सकता। मतलब इनका जो ओरिजिन है वो सेम हो सकता है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा डिफरेंट रहेगा। और इसी के बाद 19th सेंचुरी में एनालिटिकल स्कूल वालों ने लॉज और मॉरल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्शन, बहुत ही तगड़ा वाला डिफरेंस बता दिया कि ये एकदम अलग अलग रखना है इनको। जॉन ऑस्टिन ने भी बोला कि जो आपके मॉरल्स हैं उनका लॉ से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। एनालिटिकल स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब एक ही बात बोलते हैं कि मॉरल्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ लॉ, अलग रखिए आप इन दोनों को। हालांकि ये लोग मोरालिटी के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन इनका बस वही कहना है कि अलग रखो आप इन दोनों को। इसीलिए ऑस्टिन ने डिफरेंशिएट किया था पॉजिटिव लॉ और पॉजिटिव मोरालिटी के बीच में। आपके इंटेंशन और मोटिव्स का रूल्स और मॉरल्स में क्या रोल है वो भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लीगल रूल्स की बात करें, तो दे रिक्वायर एन एक्सटर्नल कंडक्ट, आपने एक्शंस क्या लिए हैं उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपका मोटिव क्या था, आपका इंटेंशन क्या था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल है, ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे कुछ तो इलीगल चल रहा है, तो आपने आउट ऑफ कंसर्न कि बाकी पेशेंट्स को ये सब चीज़ें ना फेस करनी पड़े, आपने एक डिफेमेशन की वीडियो बना करके इंटरनेट पे डाल दी, लेकिन आपके पास एविडेंस के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो अब हॉस्पिटल वालों ने आपके ऊपर केस कर दिया डिफेमेशन का। तो अब कोर्ट यहाँ पे ये नहीं देखेगा कि आप बाकी के पेशेंट्स के वेलफेयर के लिए कर रहे थे, आपका इंटेंशन अच्छा था, एविडेंस नहीं है ना आपके पास में, तो आपके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी और डिफेमेशन का केस चलेगा। लेकिन मॉरल्स में ऐसा नहीं होता। मॉरल्स में आपका मोटिव और इंटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक सीनियर सिटीजन है, ठीक है, आपने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दरवाज़ा खोलने में उनको थोड़ी सी चोट लग गई, तो ये सीनियर सिटीजन बुरा नहीं मानेंगे, उन्हें पता है कि आपका इंटेंशन अच्छा था, आपने साफ दिल से काम किया जो भी किया। तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल कंडक्ट ओनली रिक्वायर्स अ गुड इंटेंशन, मोटिव और गुड विल। तो अगर आपने कोई ख़राब इंटेंशन से काम नहीं किया है तो कोई आपको मॉरली ब्लेम नहीं करेगा। लेकिन रूल्स में ऐसा नहीं होता। आपका इंटेंशन चाहे जो भी हो, अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आपको पनिश किया जाएगा। तो अब जब ये सब डिस्कशंस चल रहे थे कि लॉ और मोरालिटी के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या डिफरेंसेस हैं, तो एक बड़ी आइकॉनिक सी डिबेट होती है। इस डिबेट का नाम था हार्ट वर्सेस फुलर डिबेट, जो कि हुई थी एच एल ए हार्ट और लॉन एल फुलर के बीच में। इसमें हार्ट जी बोलते हैं कि जो आपका लॉ है ना, उसमें मॉरल कंसिडरेशन रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अलग रखिए आप दोनों को। लॉ इज़ लॉ, और जो लिखा है वैसा ही फॉलो किया जाना चाहिए। अब फॉलो करना या ना करना ये तो आपका निजी मामला है, लेकिन करना चाहिए। और अगर आप इसलिए नहीं कर रहे हो, मतलब किसी लॉ को लॉ मान ही नहीं रहे हो बस क्योंकि वो आपके मोरालिटी के साथ में बैठ नहीं रहा है सही से, तो ये बस एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, इसका रियल लाइफ से कुछ लेना देना खास नहीं है। तो इस पे फूलर थोड़े से नाराज़ होते हैं, कहते हैं कि एक लॉ को तो आप तब तक लॉ बोल ही नहीं सकते जब तक वो कोई बेसिक कोड ना फॉलो करे। और ये बेसिक कोड एथिकल वैल्यूज़ के बेसिस पे नहीं बनता है, ये प्योर रैशनैलिटी के बेसिस पे बनता है। और आप ये जो कह रहे हो कि लॉ इज़ लॉ, जो भी लिखा है उसे फॉलो करो, तो क्या आपके हिसाब से
जो वाइट लोगों ने, जो वाइट कॉलोनियल्स थे, उन्होंने जो अपने ब्लैक स्लेव्स को ट्रीट किया लॉ बना करके, क्या वो चीज़ सही थी? क्या ज्यूज़ ने जो नाजीज़ के अगेंस्ट में लॉज बनाए थे, क्या वो लॉज सही थे? आप तो जस्टिफाई कर रहे हो ये बोल करके कि लॉ इज़ लॉ, तो फॉलो करो। तो इस पे हार्ट बोलते हैं, ये जो नाजी रजीम है ये देखो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो बाहर चला जाता है स्पेक्ट्रम के। लेकिन क्या है एग्जैक्टली जो आप मोरालिटी की बात कर रहे हो, ये मोरालिटी है क्या? आप तो इसे डिफ़ाइन भी नहीं कर सकते, और जिस चीज़ को आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो उसे स्टैट्यूट्स वगैरह में डालना बहुत मुश्किल रहेगा। तो इस पे फूलर बोलते हैं कि डिफ़ाइन तो आप लॉ को भी नहीं कर सकते हो। हाँ, माना कि आप मोरालिटी को भी एक्यूरेटली डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप लॉ को भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्रिसाइज डेफिनेशन आपको दोनों की नहीं मिलेगी, तो इसलिए आर्ग्यू करना ही बेकार है, पॉइंटलेस है आर्ग्यू करना इस बारे में। तो इस डिबेट के दौरान फूलर ने हमें बहुत ही कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स दिए, मोरालिटी और लॉ के बीच में रिलेशनशिप ड्रॉ करने के लिए अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए। लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे जो रह जा रहे थे, जैसे कि मोरालिटी क्या है, इसे डिफ़ाइन कौन करेगा। और जो इंडिया जैसी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, या दुनिया में भी बहुत सारी प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे मोरालिटी के अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग डेफिनेशंस हैं, तो वहाँ पे हम आपकी मोरालिटी वाली चीज़ कैसे फिट इन करेंगे? फॉर एग्जांपल इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, अगर आप नवरात्रि के टाइम पे नॉनवेज खा लेते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। वहीं अगर आपने यूपी में नॉनवेज खा लिया नवरात्रि में तो बड़े मसले हो जाएंगे। तो अलग अलग है मोरालिटी दोनों जगहों की। तो ये क्वेश्चंस थे कुछ जो रह गए, जिनके आंसर हमें फूलर से नहीं मिले। लेकिन फिर फूलर को शायद हार्ट की ये वाली बात कि आप कुछ डिफ़ाइन नहीं कर सकते, वो थोड़ी सी खटक गई, तो उन्होंने डिफ़ाइन किए प्रिंसिपल्स ऑफ लीगैलिटी। इन्होंने कहा कि अगर एक लॉ की तरह काउंट होना है तो उसे 8 मिनिमल कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी टू काउंट एज जेन्युइन लॉस। सफिशिएंटली जनरल मतलब कि जनरल यानी कि जो आपकी बड़ी पॉपुलेशन है उसको केटर करे। पब्लिकली प्रोमलगेटेड, सबको पता हो कि हाँ ये लॉ है। प्रोस्पेक्टिव हो कि जो आने वाला टाइम है उसमें अप्लाई हो, रेट्रोस्पेक्टिव ना हो कि पुराने वाले टाइम में अप्लाई हो रहा है। समझ में आए, हर कोई समझ सके उसे, कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, एकदम क्लियर बातें लिखी हों उसमें। रिलेटिवली कांस्टेंट मतलब ये नहीं कि आज कुछ और है कल कुछ और है तो इंसान गैस ही करता रह जाए कि भाई क्या होगा, आज आज कोई चीज़ लीगल है, आज कोई चीज़ लीगल नहीं है। उसको ओबे करना पॉसिबल होना चाहिए। इम्पॉसिबल से कोई बात आप मत लिखो। और उसके साथ साथ में उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से हो रहा है, उसे अप्लाई किस तरह से कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है कि उसका जो ऑब्वियस और एपरेंट मीनिंग है आप उसी तरीके से उसको एडमिनिस्टर भी करो। तो ये पूरा इन्होंने एक सिस्टम बना करके दिया, लेकिन हार्ट को फुलर का ये वाला वर्क भी पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि इन्होंने बस एकदम बेर मिनिमम और बस इतना कि काम चल जाए, इतना सा इन्होंने एक सिस्टम बना करके दे दिया है। बहुत ही इनअप्रोप्रिएट सिस्टम है कि आप इनको मोरालिटी भी बोलो, ये भी चीज़ ठीक नहीं है, ये सब कहना था हार्ट का। तो इनको बेसिकली इनका ये सिस्टम पसंद नहीं आया था। तो इसी के साथ में ख़त्म हो जाता है ये वाला चैप्टर भी। और अगर आप लोगों को पसंद आया तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगला चैप्टर होगा हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज़।